नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 565 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 566 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में गलत है। तो आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको गलत कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। पहला आपका जो ऑप्शन है ए, वो क्या कह रहा है कि कोशिकाओं का आकार और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के साथ बदलता रहता है। तो ये बात ठीक है। जो कोशिकाएं हैं उनका आकार बदलता रहता है और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ साथ उनका आकार बदलता है। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। जो आरबीसी होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका आकार जो है वो एक तश्तरी की तरह, डिस्क की तरह होता है। और वो क्या करेगा कि उनका जो एरिया है ना, उसको बढ़ा लेगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है, शोषण हो रहा है, वो ज़्यादा हो पाएगा। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को ले जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन बी क्या करे, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका पूरे जीवन का निर्माण करती है। तो ये बात सही है, नाम जैसा बता रहा है। पर एक कोशिका ही किस बात की, अगर जो है वो कोशिका अपना पूरा कार्य ना कर पाए, है ना। जैसे हम देखते हैं बैक्टीरिया होता है ना। जैसे जीवाणु होते हैं, वो क्या है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। और उसमें जितने भी कार्य हैं वो कोशिका खुद कर लेती है अपना। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है ना, तो ये भी ठीक हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि द कंपोनेंट्स इन ऑल यूकैरियोटिक सेल आर मोर और लेस सेम। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के घटक एक जैसे होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें क्या होता है, सारे कोशिका, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो फिर वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो आपकी जो मांसपेशी की कोशिका हो, चाहे आपका मस्तिष्क की कोशिका जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, या किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो इनके अंदर इनका कार्य अलग अलग है, ठीक है, परंतु इनकी जो कोशिकांग हैं वो लगभग एक जैसे। सब में नाभिकीय न्यूक्लियस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इनमें, इनमें गोल्गी बॉडीज़ पाई जाएंगी, इसमें सेंट्रियोम्स पाए जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के कोशिकाओं के जो घटक हैं या कोशिकांग हैं वो सब एक जैसे रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी ठीक हो गया। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है सेंट्रियोल्स पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए ये वाली बात है ना, ये गलत हो गई। गलत पूछा था, ऑप्शन डी है। अब थोड़ा बता लेते हैं कि ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। सेंट्रियोल मुख्यतः जो है ना, इनको एक समझ लीजिए कि जैसे गांव देहातों में गठरा बांधा जाता है लकड़ियों का, उसी प्रकार के होते हैं, लंबे लंबे से। और ये कहाँ होते हैं, ये नाभिकी के पास पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास, कोशिका के अंदर रहते हैं। और इनका मुख्य काम होता है सेल का विभाजन, सेल डिवीज़न में ये अपना काम करते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये जंतु कोशिकाएं हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं, उनमें मौजूद नहीं होती। इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। गलत पूछा था, 566 का ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, उत्तर। हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 567 आपके सामने है। इसमें भी आपको प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के विभाजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका का विभाजन अनुपस्थित कैसे होगा। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका क्या है कि उसमें अंदर जो कोशिकांग है उनका अभाव रहता है, सबसे पहली बात। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी सेल्स थे, भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मुख्य क्या अंतर है, यही तो है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें कोशिकांग होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही बात कर रहा है, ये बात सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ नाभिकी में बिखरा होता है, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड इन द न्यूक्लियस। तो अब होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसमें नाभिकी झिल्ली नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का जो भी पदार्थ है वो किसमें, साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, सेल के अंदर। जो माफ़ कीजिएगा, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें फैला रहता है। ठीक है, तो सेल जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी, नाभिकी की झिल्ली नहीं होगी, तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इसमें घूमता रहेगा। तो इसी और उसी में जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो भी घूमेगा साथ ही साथ, है ना। तो अलग से नहीं होता जैसा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है
कि प्रोटिस्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के अंदर आ गए प्रोटोजोआ, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है। तो देखिए ये बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्यतः आते हैं आपके बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है और क्या है कि इनमें कोई कोशिकांग जो है नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ है या प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोआ आता है वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। आपसे गलत पूछा था, सही गलत हो गया। फिलहाल के लिए डी देखते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो सही बात है, इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है ना। चलिए प्रश्न नंबर 567 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर सही सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 568 जो है वो एलोवेली की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। इसमें बता रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए एलोवेली का हम लोग डायग्राम एक बार फिर बना लेते हैं। डायग्राम से बायोलॉजी पढ़ने से क्या है ना, आदमी हम लोग भूलते नहीं और एग्ज़ाम में गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। रट के केवल विज्ञान नहीं पढ़ा जाता। मान लीजिए ये आपका फेफड़ा है। अब इसमें क्या है, यहाँ से हवा आ रही है, ये ब्रोंकाई है मोटी वाली, और ये जो विभाजन हो रहे हैं इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाएगा। आगे जो गुब्बारे लगे संरचना है इनको एल्वियोली बोला जाता है। अब इनमें क्या होता है? हवा का आदान प्रदान होता है। किसमें? जो रक्तवाहिकाएँ उनमें, है ना, जो आर्टरीज़ हैं उनमें जो ऑक्सीजन पहुंचती है और आरबीसी लेके जाते हैं। किसके माध्यम से होती है? एल्वियोली के माध्यम से। ये हमने एल्वियोली के बारे में एक जो है सामान्य सी बात कर ली। अब इसकी विशेषता पूछ रहा है। पहला कि क्या ये मोटे होते हैं, फिर इनमें अनियमित चार दीवारी होती है, इरेगुलर वॉल्ड होते हैं, सी पतला होते हैं, या संवहनी होते हैं। अच्छा, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए एल्वियोली का मुख्य काम क्या है? हवा का आदान प्रदान करना। तो कोई झिल्ली मोटी है और एक झिल्ली पतली है, तो पतली वाली में से हवा ज़्यादा अच्छे से निकलेगी कि मोटी वाली में से? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एल्वियोली की जो झिल्ली है वो आपके पास एक चादर है पतली सी। ठीक है, ऊपर से आप पंखा चला दीजिए। ठीक है, मान लीजिए पंखे से हवा आ रही है, ये ऑक्सीजन आ रही है लंग्स में, प्रेशर के साथ, सांस के साथ हमने खींच ली। तो पतली चादर में हवा जल्दी आएगी अंदर की मोटी चादर में आएगी? जाहिर सी बात है जो पतली चादर है उसमें हवा ज़्यादा अच्छे से आएगी। क्यों? इसमें क्या प्रक्रिया होती है? डिफ्यूजन की प्रक्रिया से गैस अंदर आती है। ठीक है, डिफ्यूजन। अब इसमें अगर देख लें तो क्या होगा? मोटा नहीं होगा, नहीं पूछा है ना, पतली होगी। और संवहनी क्रिया तो होगी इसमें, है ना, ऑक्सीजन लेके जाना है, आर्टरीज लगी हुई हैं। तो गलत पूछा था, गलत नहीं होगा। बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं, किसकी? एल्वियोली की। ठीक है, प्रश्न नंबर 568 हमने देखा, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 569 आपके सामने ही। ये आपसे पूछ रहा है कि 100 मिलीलीटर जो रक्त होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है ना। सीधा सीधा बस यही है। एल्वियोली और ये सब तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ प्रश्न कुछ ऐसे ही आते हैं आजकल। सीधा सच्चा प्रश्न नहीं पूछा जाता। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें कितनी पाई जाती है? तो देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन रहे तो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन घुली रहेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 5 मिलीलीटर। और माफ़ कीजिएगा 4 मिलीलीटर। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 5 मिलीलीटर। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। फिर तो अगर ऐसा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? डी। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में किस माध्यम से घूमती है? तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में ये आरबीसी के साथ चिपक कर शरीर से बाहर जाती है एल्वियोली के माध्यम से। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है बाइकार्बोनेट। ठीक है, प्रश्न नंबर 569 हमने देखा, फैक्ट बेस्ड सवाल था, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी, आगे चलते हैं।
चंद्रमणि IAS एकेडमी आपके लिए लेकर आया है 67 और 68 BPSC के लिए मेंस क्लासेस जो 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और 68 BPSC का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट फरवरी में होना है वो उस की क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। प्रश्न नंबर 570 आपके सामने है। सरल प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में सबसे आम तरल पदार्थ है। तो भाई हमारे शरीर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे आम है, पूरे शरीर में उसका वहन होता है, घुमा करती है, सर्कुलेशन होता है, तो वही होगा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होगा और तरल भी है। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, रक्त, प्लाज्मा, सीरम, लसिका या लिम्फ। तो देखिए प्लाज्मा तो रक्त का ही हिस्सा है, ठीक है, और अगर इन सब में देख लिया तो शरीर में सबसे ज़्यादा रक्त होता है, करीबन 4 लीटर के आसपास, ठीक है, 4 से 4.5 लीटर के आसपास रक्त एक मानव शरीर में होता है। तो उसका सही उत्तर तो रक्त हो जाएगा। अब रक्त का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाना, ठीक है, ग्लूकोज को लेके जाना, और साथ में मिनरल लेके जाएगा, और क्या रह गया, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सेक्रीशन, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भी तो रक्त के माध्यम से अपना स्राव भेजेंगी, तो ये सब मोटा मोटा ये लेके जाती है, ठीक है। कौन लेके जाएगा, रक्त। प्रश्न नंबर 570 का ऑप्शन ए सही हो गया, और हमने मोटा मोटा ये देखिए 21 नहीं है, ये बीच में लकीर खींची हुई है अलग करने की, ठीक है। O2 होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया ना O2। चलिए प्रश्न नंबर 570 हमने देखा, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 571 आपके सामने ये पूछ रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए मानव रक्त जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा और RBC लाल रक्त कोशिकाएं, छोटे में लिखे दे रहे हैं समझ लीजिएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर 100% मान लें रक्त को तो इसमें से 55% लगभग प्लाज्मा होता है, और लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स मिलके बनाएंगे बचा हुआ 45%, ठीक है। ये तो बात हो गई एक, आपसे पूछा था ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं। अब इस प्लाज्मा में भी पूछा जाए कि कितना पानी का प्रतिशत होता है, तो 90 से 92% प्लाज्मा में होता है पानी, और 6 से 8% होता है क्या, प्रोटीन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 571 देखा, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 572 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ठीक है। तब इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, फिल्ट्रेशन, छानने की जो प्रक्रिया है, ऑप्शन बी रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, ऑप्शन सी सेक्रीशन, स्त्राव, ऑप्शन डी उत्सर्जन। नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऐसा है, जो शरीर में मूत्र है या जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका एक भाग हो गया ये, इसमें क्या क्या आएगा, किडनी आएगी, ठीक है, और यूरेथ्रा आएगी, यूरेटर आएगा, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये मिलके शरीर में जो है मूत्र है या ये यूरिन है उसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और छानने का काम कौन करता है, किडनी के जो गुर्दे हैं उनके सेल, जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है। हिंदी में भी नेफ्रॉन कहते हैं, परेशान मत होइएगा। तो अभी सब मिलके क्या कर रहे हैं, छानने का काम कर रहे हैं, तो निस्पंदन की क्रिया, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया तो होगी होगी। पुनः अवशोषण, अब देखिए छान दिया अगर, तो जो गंदगी है वो तो मूत्र के मार्ग से बाहर हो गई, जो छानने के बाद अच्छा बचा, जो भाई खून ही तो छाना जा रहा है, तो वो चीज़ जो छान के अलग की है, जो काम की है, उसका पुनः अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये भी होगा। सेक्रेशन, स्त्राव होगा ही मूत्र का। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी। एक्सक्रीशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, बड़ी आंत के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का अवशोषण जब हो जाता है उसके बाद एनस जो है उससे एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है,
ठीक है, गलत पूछा था, ऑप्शन डी गलत होगा प्रश्न नंबर 572 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 573 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि हीमोडायलिसिस से क्या जाना जाता है। तो देखिए, पहले तो इस शब्द को समझ लीजिए, हेमियोडायलिसिस होता क्या है। देखिए, हेमियो से कहीं ना कहीं आप समझ रहे, कहीं ना कहीं इसका रक्त का लेना देना है। जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, तो कहीं ना कहीं हीमो से रिलेटेड है, पहली चीज़। दूसरा, डायलिसिस। तो डायलिसिस का मतलब होता है छानना, है ना। छानने की जो प्रक्रिया है उसको डायलिसिस करते हैं। और हमारे शरीर में छानने की प्रक्रिया कौन करता है? गुर्दे या किडनियाँ करती हैं। और हमेशा किडनियाँ होता है, एक किडनी नहीं होती शरीर में, दो पाई जाती हैं, है ना। तो बहुवचन में बोला जाता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं कि कृत्रिम तरीके से रक्त से अमोनिया को हटाना, छानने की प्रक्रिया होगी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कृत्रिम तरीके से रक्त में से कैल्शियम आयनों को हटाना। ऑप्शन सी कह रहा है कृत्रिम तरीके से रक्त में सोडियम आयनों को हटाना। ऑप्शन डी कृत्रिम तरीके से रक्त में यूरिया को हटाना। देखिए, एक चीज़ तो हमें प्रश्न से पता चल गई, हीमोडायलिसिस जो है ये कृत्रिम तरीका है। और ये कब कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी? भाई सीधा सीधा सिद्धांत है, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ का आविष्कार नहीं होता। किसी भी चीज़ का आविष्कार व्यक्ति कब करता है? जब उसको उसकी ज़रूरत होती है ना। नौकरी की ज़रूरत हमें है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, सीधी सी बात। चलिए, तो कृत्रिम तरीका है ये। तो ये क्या है? एक तरह का उपकरण है, मशीन है, जो शरीर का जो जितना भी रक्त होता है, एक रक्त वाहिका जो है इसे जोड़ दी जाती है। और क्या करती है? ये पूरे शरीर का जितना भी खून है उसको छान देती है। और ये कब होता है? जब किसी व्यक्ति की किडनी या गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, तो कृत्रिम तरीके से उसको जो है खून को छाना जाता है। नहीं तो क्या होगा? खून में जो गंदगी छन के निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकलती। एक बात तो ये हो गई। तो कृत्रिम अब क्या छनेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन में आप देख लीजिए, अमोनिया छाना जाएगा कि कैल्शियम छान के, क्या छान के बाहर किया जाएगा उसकी बात हो रही है। तो अमोनिया है, वो कैल्शियम है, सोडियम है, यूरिया है। तो हमें पता है कैल्शियम और सोडियम, ये दो तो हमारे ज़रूरत के हैं, है ना। इस पता है कैल्शियम खून में भी होता है, तो ये दो आयन तो नहीं हटेंगे। अब बात कर लेते हैं अमोनिया और यूरिया, ये दोनों क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो खून में गंदगी के रूप में मौजूद होती हैं। इंसानों को ज़रूरत होती है हीमोडायलिसिस की, तो इंसानों के रक्त में क्या पाया जाता है? यूरिया, अमोनिया नहीं पाई जाती। ठीक है, और यूरिया पाए जाने की वजह से इसी को छान के हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 573 का। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा कि हीमोडायलिसिस को ना कृत्रिम किडनी या कृत्रिम गुर्दे के रूप में भी जाना जाता है। आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम गुर्दों के रूप में भी हीमोडायलिसिस को जाना जाता है। तो प्रश्न अगर आ जाए तो उसमें गलती मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंदमणि IAS एकेडमी आपके लिए लेके आया BPSC की 67 और 68 के मेंस टेस्ट की सीरीज़, जिसमें GS के टेस्ट कराए जाएंगे। शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से। और ऑप्शनल टेस्ट जो है 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSI और फिलासफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए, जिसमें 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 574 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा प्रश्न करने से पहले कि गलत पूछा है कि सही पूछा है ना। गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। चलिए ऑप्शन पढ़ा जाए। अंतःस्रावी के लिए पूछ रहा है और पहला ऑप्शन कह रहा है कि उनमें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है। तो सही बात है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डकलेस ग्लैंड है। इसमें क्या होता है, इनका जो भी स्राव है वो सीधे सीधे रक्त में प्रवाहित होता है, अलग से इनमें ग्रंथियाँ नहीं होती इनके प्रवाहन के लिए। जैसे एड्रीनलिन ग्लैंड हो गई किडनी के ऊपर, ठीक है, ये गुर्दों के ऊपर, या आपकी हाइपोथैलेमस हो गई, पिट्यूटरी हो गई, ये सब कैसी ग्रंथियाँ हैं? नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि उनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है। तो ये बात तो हमें पता है कि ये जितनी भी ग्रंथियाँ हैं इनसे जो भी निकलता है क्या निकलता है? हार्मोन, जो एक प्रकार के क्या है? प्रोटीन है। तो ये बात भी सही है।
हाइपोथैलेमस ग्लैंड से तो तमाम हार्मोन निकलते हैं, जैसे आपका सोमेस्टोट्रोफिन है ना। आपका थायराइड ग्लैंड से जो है सेक्रीशन होता है हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन निकलता है टेस्टिस से, एड्रीनलिन से एड्रीनलिन निकलता है ना। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि हार्मोन रक्त प्रवाह में नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होते हैं। तो बताइए, अभी सब बात हो रही है नलिका विहीन की, अंतःस्रावी ग्रंथि की, और ये क्या कह रहा है रक्त प्रवाह नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होते हैं, है ना। तो ये तो गलत हो गया ना। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इन ग्रंथियों में नलिकाओं की कमी होती है, तो नलिका विहीन है, ये बात भी सही है। सी गलत है, गलत पूछा था। प्रश्न नंबर 574 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 575 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि वृद्धि हार्मोन के कम स्राव के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है पार्किंसन, ऑप्शन बी दिया हुआ है जाइजेंटिज्म, ऑप्शन सी दिया हुआ है ड्वार्फिज्म या बौनापन, ऑप्शन डी दिया हुआ है थायराइड, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पार्किंसन डिसीज़ कैसे होती है। पार्किंसन डिसीज़ जो होती है ना, वो वृद्धि हार्मोन की वजह से नहीं होती। पार्किंसन डिसीज़ अक्सर या अमूमन वृद्ध लोगों में हो जाती है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, चीज़ों को, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों के क्या होते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, हाथ पैर। तो इसका जो है वृद्धि हार्मोन से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है जेंजेंटिज्म, विशालवाद। तो वृद्धि हार्मोन के कम निकलने से विशालवाद कैसे हो सकता है। ठीक है, नाम बता रहा है ना वृद्धि हार्मोन, लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो कहीं ना कहीं इसका लंबाई या ऊंचे कद से ही लेना देना होगा, और वो निकल नहीं रहा तो ऊंचा कद कैसे होगा। तो ये तो सरासर बेईमानी हो जाएगी विशालवाद पर अगर हम टिक लगा देंगे तो, है ना। नाम पढ़ के ही पता चल रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है बौनापन, ये हो सकता है एक बार को, है ना। अगर वृद्धि हार्मोन नहीं निकलेगा, टॉनिक नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी और ऐसे आदमी को बौना कहा जाता है। हालांकि किसी को चिढ़ाना गलत होता है, पर अब क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछा है तो बात करनी पड़ेगी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है थायराइड। थायराइड ग्लैंड का तो कोई लेना देना नहीं इससे, है ना। थायराइड जो डिसीज़ है वो किससे होती है, आयोडीन की कमी से। थायराइड तो ग्लैंड है, और इसका सेक्रेशन नहीं होता तो क्या हो जाता, घोंघा या गोइटर की बीमारी आयोडीन की कमी से, है ना। प्रश्न नंबर 575 का सही उत्तर ऑप्शन सी हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 576 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरण पदार्थों का प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इन फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला एक विषैला, पॉइजनस हो जाता है वो। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है, संचय हो जाता है उसका। ऑप्शन सी कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन हो जाता है। डी जैव आवर्धन। तो पहले तो समझ लेते हैं क्या है। अजैव हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कुछ मान लीजिए कि पानी में पेस्टिसाइड है ना। अब जो पेस्टिसाइड है वो क्या है, एक तरह की नॉन बायोडिग्रेडेबल है, रसायन से बनी हुई है। तो क्या होगा, पानी में अगर ये भाई खेतों में किसानों ने डाली और पानी के रास्ते ये नदी में पहुंच गई, तालाब में पहुंच गई, उसमें मछलियाँ हैं, मछलियों ने ग्रहण की, ठीक है। फिर मछलियों को इंसान ने खा लिया, या मान लीजिए मछली को किसी पक्षी ने खा लिया, ठीक है। पक्षी को किसी और जानवर ने खा लिया, किसी मगरमच्छ ने खा लिया उसे, ठीक है। मगरमच्छ को किसी और जीव ने खा लिया, तो क्या होगा, ये जो अजैव है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है, वो क्या होगा, उसकी मात्रा जो है ना हर स्तर पर बढ़ती जाएगी। तो मछलियों में कम होगी, पक्षी ने खाया तो उससे ज़्यादा होगी पक्षी को, फिर मगरमच्छ खा गया तो उसमें और बढ़ गया। क्यों, इनका पाचन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या ये विषैला कहलाएगा, क्या कहलाता उस पर बात हो रही, विषैला तो हो गई। क्या इनका संचय हो जाएगा, क्या यूट्रोफिकेशन होगा। देखिए, विषैला हो सकता है, पर ये कहलाता, ये जो प्रक्रिया है पूरी विषैला नहीं कहलाती, है ना, पॉइजनस नहीं होती।
ऑप्शन बी कह रहा है संचय होना। तो एक प्रकार का संचय होता है, पर इसको संचय होना पूर्ण रूप से नहीं कहते। पूरी बात ये भी सत्य नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन की क्या प्रक्रिया है कि किसी वाटर बॉडी पर, जो पानी की तालाब वगैरह है, उस पर अगर काई जम जाती है तो सूर्य की जो रोशनी है वो उसके तल तक नहीं पहुंचती। तो क्या होता है, उसके अंदर जो प्राणी हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनकी मृत्यु होने लगती है, और इस प्रकार पूरी वाटर बॉडी का जो सिस्टम है उसका नाश हो जाता है, एक्वेटिक सिस्टम का। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या करें, जैववर्धन, ये बात सही है। हर स्तर पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये बढ़ते जा रहे हैं ना, मछली से और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं शुरू में ही गलती मत करिए तो आगे जीवों का नुकसान नहीं होगा और वो फिर इंसानों तक नहीं पहुंचेगी। प्रश्न नंबर 576 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 577 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये इसको समझ लिए। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है ये जिस व्यक्ति को होता है, पहले तो ये एक जेनेटिक बीमारी है ना, क्रोमोसोम की वजह से होती है। जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में जब फेरबदल हो जाता है उनकी वजह से होती है। तो ये जिस भी व्यक्ति को होती है ना, वो व्यक्ति के मस्तिष्क का जो है ना विकास नहीं हो पाता पूर्ण तरह से। तो ऐसा व्यक्ति आम बच्चों में अलग दिखाई देता है। आम जो लोग होते हैं उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, और वो उसको एक बीमारी के नाम से और जानते हैं, इसको ना डाउन सिंड्रोम को, मोंगलोइड डिसीज़। और ऐसे व्यक्ति का सर थोड़ा बड़ा होगा, मुंह से मान लीजिए लार टपक रही है, कुल मिला के वो आदमी अलग से दिख जाएगा जिसको ये बीमारी होगी। ठीक है, मोंगलोइड डिसीज़ भी कहते हैं। अब इस आंखें छोटी रह जाएंगी, है ना, पूरी तरह विकास नहीं होता मस्तिष्क का। तो ये किसकी वजह से होता है, तो हमें पता है कि जो मानव होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम के गुणसूत्र के 23 जोड़े पाए जाते हैं ना, 23 पेयर, जिसमें से एक जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, एक जोड़ा, और जो 22 होते हैं ये ऑटोसोम कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी गिनती लिखी जाए 1 से 22 तक, तो जो 21वां होता है ना उसमें जोड़े में क्या होगा, 2 होंगे क्रोमोसोम। ठीक है, कौन कौन से क्रोमोसोम, मान लीजिए इसमें वाई तो होगा ही नहीं, दोबारा लिखा जाए तो ये जो 21वां पेयर है, 21वां जोड़ा है, इसमें क्या है, ये 2 क्रोमोसोम या गुणसूत्र हैं। भाई 23वां होगा उसी में तो एक्स वाई का काम होता है, लड़का होगा तो एक्स वाई होगा, लड़की होगी तो एक्स एक्स होगा उसमें भी। तो 21वां जो है इसमें मान लीजिए 2 होने चाहिए एक आम मनुष्य में। और ये जो डाउन सिंड्रोम की बीमारी है इसमें क्या होता है, 21वां जो जोड़ा होता है वो पूर्ण रूप से जोड़ा ना होके 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो एक, हालांकि कहा जाता है ना ज़्यादा है तो बेहतर है, यहाँ ज़्यादा होने पर नुकसान हो रहा है। एक क्रोमोसोम ज़्यादा होने की वजह से जो बच्चा है उसका विकास नहीं हो पा रहा। कौन से में गड़बड़ हो रही है, 21वें में। अब आपके देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला कह रहा है 22वें जोड़े में ऑटोसोम में गुणसूत्र, तो हमने देखा कि 21वें में है। और 21वां किस किस में दिया है, बी और सी में। बी क्या कह रहा है कि गुणसूत्र संख्या में कमी, और 21वां कह रहा है संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि हुई ना, एक बढ़ गया। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि बढ़ेगा नहीं, कम होगा तभी नुकसान होगा, बढ़ने पर भी दिक्कत हो जाती है। अति हर चीज़ की खराब है, ऐसा जो है लोग कहते हैं, है ना, अति हर चीज़ की खराब है। जैसे वृष्टि अच्छी है होती है, पर अतिवृष्टि फिर नुकसानदायक हो जाती है, बाढ़ का रूप ले लेती है। खैर, प्रश्न नंबर 570 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रमणि IAS अकेडमी BPSC के लिए लेके आया है 68 के लिए कोर्स है, जिसमें क्लास और टेस्ट सीरीज़ हैं। GS के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज़ 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और इसमें क्लास में नोट्स भी प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे, और साथ ही साथ 41 टेस्ट होंगे पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 578 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि गोबर गैस संयंत्र में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो हमें पता है आजकल जो है ऊर्जा की काफ़ी कमी है, और ऐसे जो फॉसिल फ्यूल हैं उनके लिए सब बात चल रही है कि इनसे पॉल्यूशन होता है ना, प्रदूषण फैलता है।
तो अब सरकार इस टाइम पूरा जो है सब कह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करो, जैसे सोलर हो गया, है ना, जो सूर्य ऊर्जा है, आपकी पवन ऊर्जा है, पानी से निकल मिलने वाली ऊर्जा है, गोबर गैस है। गांव में गोबर गैस प्लांट पर बात हो रही है, लगे भी हुए हैं कई जगह। तो क्या है कि सस्ता भी पड़ता है और गंदगी नहीं फैलती। चलिए, तो इसमें किस जीवाणु, मतलब गोबर से जो गैस बनाने की प्रक्रिया है उसमें किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो पहले तो हमें पता हो कि गोबर गैस होती क्या है। गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, और ये एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, अब ये काम कौन करेगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया हो गया NH3, अमोनिया तो चाहिए नहीं, मीथेन चाहिए। बी क्या कह रहा है? मीथेजेंस, यही सही उत्तर है इसका, है ना। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास ना, ये तो क्या करते हैं, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। जब पेड़ की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो भी नाइट्रोजन है वो मिट्टी में वापस छोड़ देते हैं। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन बनाते हैं, है ना। जो वातावरण में ये मिट्टी में नाइट्रोजन है उसको पेड़ के लिए उपयोगी बनाते हैं, तो वो नाइट्रोजन से रिलेटेड हो गया। मीथेन की बात हुई थी तो ऑप्शन बी हमें मिल गया, मीथेजेंस बोलते हैं इन्हें, मिथेनोजेंस। जैन का मतलब हो गया जनरेट करना या बनाना, और मीथेन बनाने वाला। ठीक है, अगर कहीं अमीनोजेन दिया हो तो समझ जाइएगा कि अमीनो से कुछ रिलेटेड है, उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 578 हमने देखा, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 579 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्यों में अवशेषीय अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन जो हैं, उनके लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? पहला दिए हुए निसिटेटिंग मेम्ब्रेन इन आइस। तो निसिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? निसिटेटिंग मेम्ब्रेन को समझ लीजिए एक अतिरिक्त जो है पलके हैं, ये क्या करती हैं कि वो जीव जिनमें ये अभी भी काम करती हैं, जैसे कि मछली हो गई, तो पानी के नीचे जो है एक जो है ना पारदर्शी झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली, जो आँखों को बचाती है पानी के नीचे। अब आंखें बंद, अगर पलक हम बंद कर लेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, और ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली आँख के ऊपर आ जाएगी तो पानी के अंदर क्या है कि दिखाई देगा दूर तक। ठीक है, हमारे शरीर में अब इसका कोई काम नहीं है। कभी रहा होगा, हमारे पूर्वज कभी इस्तेमाल करते होंगे, अब कोई काम नहीं रहा। ऑप्शन बी कह रहा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आज भी मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, बड़ा छोटा सा होता है, और ये कहाँ होता है? जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उससे जुड़ा रहता है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो सेल्यूलोज का पाचन करना। ठीक है, तो जब मनुष्य कच्चा जो है साग सब्जी जब खाया करता था बहुतायत में, जब आग का मेरे ख्याल से जब इन्वेंशन नहीं हुआ था ना, तब मनुष्य क्या करता था? जंगल में जो हरी पेड़ सब्जी जो मिल गई वो खा ली कच्ची। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि खाने को पचने में समय लगता था। अब जब आग का इन्वेंशन हो गया, आग की खोज हो गई, तो क्या हो गया? खाना पकने लगा तो उसका जो है गला हुआ था, तो पेट में पचाने में कम समय लगा, तो इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। आज के टाइम में खरगोश हो गया, खरगोश में ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आज भी पाया जाता है। ठीक है, और पाए जाने ना से केवल पाया जाता है, इसका उपयोग भी वो करता है, इसके लिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। और मनुष्य के शरीर में छोटा सा होता है ये, और अगर इसका जो है ना बढ़ने लगे तो बहुत दर्द शुरू हो जाता है, और ऑपरेशन से फिर निकाल के बाहर कर दिया जाता है शरीर के। तो ये भी है वेस्टिजियल ऑर्गन। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? टेल बोन या पूंछ की हड्डी। तो मनुष्य के पूंछ नहीं होती, पर पूंछ की हड्डी ज़रूर होती है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो निचला भाग होता है उसको पूंछ की हड्डी या टेल बोन कहा जाता है। अब कहा जाता है कि इंसान जो है बंदरों से विकसित हुआ है, तो बंदरों में पूंछ होती है, इंसान में नहीं होती। उसी का कोई अवशेष रह गया जो आज भी इंसानों में है। ठीक है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ऑप्शन डी विजडम टूथ। विजडम टूथ क्या है? जो अक्ल दाढ़ कही जाती है। इसका भी जो जुड़ाव है वो उसी समय से है जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था। आदमी कच्चा मांस खाता था, कच्ची चीज़ें में जो भोजन के रूप में उपयोग करता था, तो चबाने में समय लगता था। चबाने के लिए क्या समय चाहिए?
तो जबड़ा भी मजबूत चाहिए और अतिरिक्त दांत चाहिए। ठीक है। अब पका हुआ खाना खाते हैं, आजकल तो माइक्रोवेव हो जाता है, रोस्ट कर लिया, तड़का मार लिया, तो क्या होता है खाना गल जाता है। कुकर आ गया, कुकर में सीटी मार लीजिए आप, खाना गल गया तो समय नहीं लगता। फिर डिफरेंट डिफरेंट आजकल तो वो जूस वगैरह आ गए, हम उनको डायरेक्ट पी लीजिए, दांतों की उपयोग ही नहीं करना। ठीक है, तो विजडम टूथ की अब ज़रूरत नहीं है शरीर में। तो ये इस हिसाब से चारों सही है और ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 579 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 580 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि रीढ़ की हड्डी में विकास का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। रीढ़ की हड्डी नहीं, ये होगा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स उन जीवों को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है बोनी फिश। बोनी फिश मतलब जिनमें हड्डियाँ पाई जाती है, ये गलत लिख गया है यहाँ, बोनी हड्डी नुमा जो मछली है वो। और फिर कह रहा है कि उनसे बने उभयचर एम्फीबियंस, उसके बाद बने सरीसृप, और उसके बाद बने पक्षी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन, इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी कि कैसे जीव विकसित हुए, है ना, इसका सिद्धांत दिया था विकास का। तो इन्होंने बताया था कि सबसे पहले जीवन काल जो है, जीवन जो शुरू हुआ पानी में। ठीक है। पानी में पहले पेड़ आए और फिर पेड़ों के आने के बाद फिर जीवन जो जीव बने वो भी पानी में ही बने। तो पहले सूक्ष्म जीव बने, फिर उनसे धीमे धीमे विकास हुआ। हम लोगों ने प्लांट जो एनिमल किंगडम है उसमें पढ़ा है कि सबसे पहले प्रोटिस्टा आए, फिर पॉरीफेरा आए, है ना, इसी तरह विकास हुआ। खैर, तो इसमें जो वर्टिब्रेट आए जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनको केशुरुक भी बोलते हैं हिंदी में, उनमें क्या हो सबसे पहले बनी मछली। फिर मछली के बाद कुछ मछलियाँ ऐसी हुई जिनमें गलफड़े के साथ साथ फेफड़ों का भी निर्माण हुआ, गिल्स के साथ साथ लंग्स भी बने। तो वो पानी और सतह दोनों पर रहने लगी। उनको फिर वो आगे चल के उभयचर कहलाए, जैसे मेढक होता है उभयचर। फिर उनसे विकास हुआ सरीसृपों का, रेप्टाइल्स का, रेंगने वाले जीवों का। सांप हो गया, छिपकलियाँ बन गई। ठीक है, अब उनको पानी में रहने की ज़रूरत नहीं थी तो उनमें गलफड़े ख़त्म हो गए। उसके बाद उन्हीं से बने पक्षी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए है ये सही क्रम है। अब जैसे एक पुराना जीव था, इसका नाम था आर्क्योप्टेरिक्स। एक डायनासोर होता था आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है, ये था एक ये डायनासोर होता था, ये ऐसा जीव था जो दिखने में, क्यों भाई हमें पता है कि जितने भी डायनासोर थे वो सब सरीसृप थे। ये ऐसा जीव था जिसके शरीर में पंख थे, और पंख क्या चिड़िया के शरीर पे होते हैं, फेदर्स। सांप के कभी देखे आपने, कभी किसी छिपकली के देखे? तो ये बताता है इन दोनों के बीच की कड़ी। ठीक है, इसी तरह पता लगाते हैं वैज्ञानिक कि क्या रहा होगा, कौन किससे बना। तो प्रश्न नंबर हम लोगों ने 580 देखा, ऑप्शन ए सही है इसका। और इस क्रम को याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछा जाता है। हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 581 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि पौधों का निम्न में से कौन सा समूह नंगी चट्टानों में मिट्टी पर पौधों के उत्तराधिकारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर सॉइल्स या रॉक। आपको ये दिए हुए हैं। अब ये क्या है, ये अलग अलग कैटेगरी है। जो विभाजन है प्लांट का, जो आपके पादप हैं उनमें अलग अलग विभाजन जो होता है उसका दिया हुआ है, और आपको पहचानना है कि नंगे चट्टानों और मिट्टी पर कौन जो है उगता है अच्छे से। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ टेरिडोफाइटा, देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा है, इसमें थैलोफाइटा दिया है, ब्रायोफाइटा दिया है, जिम्नोस्पर्म दिया है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे पहले आए थैलोफाइटा, है ना, इसी हिसाब से देखिए। थैलोफाइटा कहते हैं ये ऐसे पेड़ थे जिनमें ना जड़ थी, ना तना था, ना अलग से पत्तियाँ थी, ना फूल थे, ना फल थे, पर फिर भी पेड़ थे। अब इस तरह का जो पौधा वो कहाँ होगा? काई, पानी के ऊपर तैरती, उसमें जड़ नहीं होती, उसमें तना नहीं होता, पत्तियाँ नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, पर फिर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है उसमें, और पानी के ऊपर तैरती है।
है ना। तो पानी अति आवश्यक है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। ये ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे हैं जिनमें बीच में तना मौजूद नहीं होता, जड़ होती है और पत्ते आ जाते हैं नाम मात्र के लिए, फल फिर भी नहीं आता। तो ऐसे जो पौधे होते हैं इनको कहा जाता है उभयचर या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये पादप जो किंगडम है या प्लांट किंगडम है उसका उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत का, वैसे तो ये उगते हैं दलदली इलाके में, पर पानी की ज़रूरत होती है इनके बीज को प्रोपोगेट करने में, एक जगह से दूसरे का भेजने में, है ना। तो उसको लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो इनको भी पानी चाहिए अत्यंत रूप से बहता हुआ। ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए जो टेरिडोफाइट है इनका भी कुछ ऐसा ही हिसाब होता है। ठीक है, टेरिडोफाइट जो है दलदली इलाके में पाए जाते हैं जहाँ आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और छाँव में उगते हैं ये, खुले में होंगे कि नहीं, नंगी चट्टानों पे तो पेड़ जमेगा ही नहीं। बचा क्या? जिम्नोस्पर्म, यही सही उत्तर है इसका। दो इसके बाद आते हैं ना जो थैलोफाइटा होते हैं उनमें फिर डिवीज़न हुआ फर्दर। तो जो आपके ट्रैकियोफाइटा बने ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा वो जिसमें तना पाया जाता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है। उसके 3 विभाजन हुए, जिसमें से एक आ गया टेरिडोफाइट जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, फिर एक बना जिम्नोस्पर्म जो बी दिया है, एक बना एंजियोस्पर्म। जियोस्पर्म ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें जो बीज होते हैं उन पर गूदा नहीं पाया जाता, इनके बीज हैं वो नग्न होते हैं, है ना। जैसे चिलगोजा बड़ा अच्छा उदाहरण है ऑप्शन डी का। प्रश्न नंबर 581 का ऑप्शन डी हो गया। उदाहरण भी देख लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रमणि IAS एकेडमी आपके लिए लेके आया है 67 तो 68 BPSC के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए कराए जाएंगे जी, शुरू हो गए हमारे यहाँ। और आप 2 अक्टूबर से क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। आप लोग चाहें तो ये जो नंबर दिया हुआ है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 582 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि जानवरों के निम्नलिखित जानवरों के किस एक समूह में चारों बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। आइए देख लेते हैं। कंगारू देखा ही हमने, बच्चे को थैली में लिए लिए घूमता है। हाथी भी बच्चा पैदा करता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी एक क्या है, स्तनधारी जीव है, पानी में ज़रूर रहती है पर बच्चों को जन्म देती, अंडे नहीं देती डॉल्फिन, है ना। डॉल्फिन और व्हेल मछली दोनों। ऑप्शन डी दिया हो मकाक बंदर। तो देखिए बंदर कोई भी हो अंडे नहीं देगा कम से कम, ठीक है, यही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है ना, याद रखिएगा। पेंगुइन चिड़िया है, ये भी प्लेटिपस स्तनधारी, ध्यान रखिएगा। चमगादड़ ये बच्चे देता है, दरियाई घोड़ा ये बच्चे देता है। पेंगुइन और प्लेटिपस नहीं देते। ठीक है, ख़त्म हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है शुरू, शुरू एक चूहा होता है, ठीक है, ये बच्चे देता है। बैट जो चमगादड़ है वही बच्चे देता है। कैट बिल्ली भी देती है। कीवी, कीवी अंडे देती है, चिड़िया होती है, ये ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती। ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है शेर, चमगादड़, वेल, शुतुरमुर्ग। तो शेर, चमगादड़, वेल तो बच्चे देता है, शुतुरमुर्ग अंडा देता है। और सबसे बड़ा अंडा होता है विश्व में जो पक्षी देता है, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 582 हमने देखा, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 583 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि अपने पूर्वजों से होमो सेपियंस के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी। वॉट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द एवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ अपने पूर्वजों से, तो क्या हुआ, एक तो उसकी लंबाई बढ़ी बंदरों से, फिर वो सीधा अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगा, उसकी रीढ़ की हड्डी बनी, जबड़ा छोटा हो गया, है ना, और सीधा चलने लगा, मनुष्य झुक के नहीं चलता था, पूंछ खत्म हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी जिसने उसको अलग किया। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानव के शरीर में क्या है जो उसको बाकी जानवरों से अलग करती है, वो है मानव का मस्तिष्क। ठीक है,
और मानव का जो मस्तिष्क है उसी से जितना भी हमारे आसपास ये दुनिया है, वातावरण है, इसमें मानव ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी है ना, और अपने जीवन को सुखमय बनाया। बाकी जानवरों को दिक्कत हुई तो होने दीजिए, ठीक है। जो मनुष्य है वो बड़ा ही लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है और अपने फ़ायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 583 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जो मानव का मस्तिष्क है ना उसका वजन लगभग लगभग इतने किलो होता है, ठीक है, एक आम सामान्य मनुष्य में। तो प्रश्न नंबर 583 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 584 आपके सामने प्रश्न पूछा है, मरुस्थलीय पौधे सामान्यतः क्या होते हैं, क्या उसमें विशेषता पाई जाती है, क्या वो सक्लेंट होते हैं? सक्लेंट रसीले नहीं होते है ना, सक्लेंट होते हैं मतलब कि आप कह लीजिए उनकी चमड़ी मोटी होती है ना, और पानी का जो है वो अपने उसी चमड़ी के नीचे, मोटी चमड़ी के नीचे संभाल के रखते हैं। ऐसे पेड़ को सक्लेंट बोला जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है हर्बेशियस। हर्बेशियस हो गया हरे भरे, ठीक है, शाकाहारी नहीं हुआ, हरे भरे हुआ, ये सारा ही गलत आज टाइप हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट वो पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में मिलते हैं, है ना, ये तो सरासर गलत होगा। ऑप्शन डी, आप इंग्लिश वाली साइड देख लीजिए, मतलब एक ही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है हेट्रोफाइलस, हेट्रोफिलस, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, वो पानी क्योंकि कमी होती है तो पानी को संभाल के रखते हैं अपने पेड़ में, उसमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो तने के द्वारा की जाती है। जैसे नागफनी का पौधा, कैक्टस का जो पेड़ होता है ना, तो उनका जो तना होता है उसमें पानी का अवशोषण होता है ना, संभाल के रखा जाता है। तो यही इसका सही उत्तर होगा, सक्लेंट, ठीक है। प्रश्न नंबर 584 का बाकी पर हमने चर्चा करी ली। हरे भरे तो होते नहीं, हरे भरे का मतलब है खूब सारी ढेर सारी पत्तियाँ वगैरह हों, फूल निकले, ऐसे पेड़ को हरा भरा कहा जाता है, ठीक है। अगर मरुस्थल हरा भरा होता तो फिर वो मरुस्थल ही क्यों होता। प्रश्न नंबर 584 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 585 आपके सामने है। प्रश्न में आपके ना इसमें पूछा हुआ है कि जो सेब होता है वो लाल रंग का होता है तो किस कारण से होता है, ये आपको नीचे पिगमेंट दिए हुए अलग अलग, इसमें आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लाइकोपीन। देखिए लाइकोपीन मिलता है आपको टमाटर में, है ना, टमाटर जो लाल रंग का होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। सेब का पूछा जा रहा है, हालांकि लाइकोपीन लाल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कैप्सिसिन। तो कैप्सिसिन मिलता है आपको मिर्च में, ठीक है, ये आपको मिलेगा मिर्च में। जो मिर्च हमारे घरों में बड़ी तीखी सी होती है उसमें कैप्सिसिन होता है ना, ये चाह है, समझ लीजिएगा। लाइकोपीन मिल गया टमाटर में। एंथोसाइनिन, यही सही उत्तर है। सेब में एंथोसाइनिन पाया जाता है जिसकी वजह से वो लाल होता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, जेंथोफिल। जेंथोफिल आपका मिलेगा, ये पीले रंग का होता है ना, तो जो भी फल पीला होगा उसमें ये जेंथोफिल होगा। सबसे अच्छा उदाहरण इसका पपीता, बढ़िया सा पीला पपीता, उसमें जेंथोफिल मिलेगा। प्रश्न नंबर 585 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एंथोसाइनिन। याद कर लीजिएगा, ये सिंगल लाइनर में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। चंदनी IAS अकेडमी BPSC 68 के लिए लेके आया क्लास और टेस्ट सीरीज़, जो 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है। इसमें 41 टेस्ट विद डिस्कशन पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 585 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल हम लोग फिर हाजिर होंगे प्रश्न नंबर 586 से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगे रहिए, संघर्ष जारी रहेगा, बने रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद।